Welcome बच्चों, and today we are back again with the next lecture, and the lecture number is 8 from the unit current electricity. और आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी नेचर ऑफ रेजिस्टिविटी. नेचर ऑफ रेजिस्टिविटी के बारे में आज थोड़ा डिटेल से पढ़ना है और इसका क्या फॉर्मूला है जो सारी रेजिस्टिविटी के नेचर्स को एक्सप्लेन करेगा, वो फॉर्मूला भी हमें ढूंढना है. लास्ट 2 लेक्चर्स जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड हैं, तो आज भी चीज़ें कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही रिलेटेड रहेंगी और वही पुराना डायग्राम हमें फिर से ड्रॉ करना है आज के लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. टॉपिक इज गोइंग टू बी नेचर ऑफ रेजिस्टिविटी. आपका ये प्यारा सा चैनल, इसका नाम है फिजिक्स सीखो और मेरा नाम आसिफ अंसारी. तो वही डायग्राम हम फिर से बनाएंगे. Suppose this is a conductor of length L and area of cross section A, and we have applied potential difference across its ends. V एक की लगा दी है, की को प्रेस करके रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस वर्क करता रहेगा यहां पर. ठीक है. नाउ ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर आ जाएगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड E इन अ डायरेक्शन फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल. एज यूजुअल हमेशा बताया है मैंने आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अ डायरेक्शन फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, या ऐसे भी बोल सकते हो कि पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इस कंडक्टर के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट करते हैं अपना बहुत स्लो मोशन जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट विद अ स्पीड विच इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देंगे. याद रखो रैंडम मोशन खत्म नहीं हुआ था इसमें, रैंडम मोशन स्टिल एग्जिस्ट, लेकिन उसका एवरेज 0 होता है. ड्यू टू देयर मोशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन वी से दैट दिस इज फ्लो ऑफ चार्ज एंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट. तो यहां पर आ जाता है करंट, इस डायरेक्शन में आ जाता है करंट I. फ्रॉम द लास्ट 2 लेक्चर्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है. लेक्चर नंबर 6 में आपने ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव किया था. Vd इज इक्वल्स टू E बाय m इनटू टाउ. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे. द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर विद दिस वेलोसिटी, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आता है, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. तो कह सकते हो इनडायरेक्टली ड्रिफ्ट वेलोसिटी पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करती है. एंड इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम इट इज द एवरेज टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन्स ऑफ एनी फ्री इलेक्ट्रॉन इन दिस कंडक्टर. इस कंडक्टर के अंदर किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन की 2 सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में लगने वाला टाइम का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है. ठीक है. याद रखना कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते हैं, इनके रैंडम मोशन करने की स्पीड थर्मल वेलोसिटी है. थर्मल वेलोसिटी दैट इज ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. ओके. और इनके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ने की जो वेलोसिटी है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. थर्मल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड के आसपास, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत छोटे मैग्नीट्यूड की होती है, अप्रोक्सीमेटली मिलीमीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है. तो ये चीजें याद रखिएगा. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें पता था, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लें. और लास्ट लेक्चर में, दैट वाज लेक्चर नंबर 7, उसमें हमने किया था ना रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब आप देखो, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर तो उन्होंने फ्लो करना शुरू करा, इस फ्लो की वजह से ही करंट आया. तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे आर रिलेटेड एंड द रिलेशन बिटवीन देम लास्ट लेक्चर में हमने करा है इसको I इज इक्वल्स टू NEAVD. सिंबल्स कोई भी नया नहीं है, चलो मैं रिपीट कर देता हूं. I इज करंट, N इज number of free electrons per unit volume in this conductor.
बेटा अगर आपने लास्ट 2 लेक्चर्स नहीं करे हैं और गलती से आपने ये लेक्चर उठा लिया है आज, तो मेरा सजेशन तो यही है, पहले लेक्चर नंबर 6 और 7 कंप्लीट करिए, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ठीक है, उसको करने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर यूट्यूब सर्च बार में आप टाइप कर दो ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर एंड आगे लिख दीजिए फिजिक्स सीखो, आपको डायरेक्टली वो लेक्चर मिल जाएगा। और उसके सेकंड वाला लेक्चर करना चाहते हो, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट लिखो, फिजिक्स सीखो लिखो और चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी लिखने के बाद आपको डायरेक्टली ये लेक्चर भी मिल जाएगा। तो ये लेक्चर करने बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी यहाँ पर आना है। अगर आपने लेक्चर कर लिए हैं तो स्टार्ट करते हैं अब हम ये पॉइंट यहाँ से। अगेन सम इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम इन दिस क्लास, बट बोर्ड तो विजिबल है ना, मेरी विजिबिलिटी इतनी मैटर नहीं करेगी, बोर्ड विजिबल है, क्लास हम रोकेंगे नहीं। ठीक है, चलिए क्लास को जारी रखते हैं। अब देखो यहाँ पर लास्ट क्लास में हमने यहां छोड़ा था चीजों को, I इज इक्वल्स टू NEAVD। ठीक है, इट मींस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और मैंने बोला था कि इस रिलेशन में ओम्स लॉ छिपा है। ओम्स लॉ क्यों छिपा है, क्योंकि अगर आप चाहते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इंक्रीज करना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा, मतलब इनडायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है और उसकी वजह से करंट इंक्रीज हो जाता है। मींस इनडायरेक्टली वी कैन से दैट I इज प्रोपोर्शनल टू V, ये तो ओम्स लॉ बोलता है। इसको ढूंढकर निकाल कर लेंगे। कई बार ये नेचर ऑफ रेजिस्टिविटी वाला टॉपिक ओम्स लॉ प्रूव करने के लिए भी आ जाता है, तो आज हम जो भी कर रहे हैं उसमें ओम्स लॉ बीच में प्रूव कर देंगे, उस पर भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वी आर स्टार्टिंग नाउ, है ना। आज की कहानी अब स्टार्ट हो रही है। मैंने पूरा बैकअप दिया है आपको लास्ट 2 क्लासेस का, सो दैट अगर कोई चीजें मिस हो रही थी तो वो आपके समझ में आ जाएं। अभी सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ VD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2 वी गेट, आगे ले आते हैं इसको, वी गेट क्या मिलता है हमें आगे देखते हैं। चलिए I इज इक्वल्स टू NEAVD, VD के प्लेस पर मुझे लिखना है EE/m इंटू टाउ। आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ, बहुत इजी है, इसमें इतना ज्यादा दिक्कत वाली चीज है नहीं। लेकिन आप पता नहीं क्यों बहुत सारे टीचर जब इस टॉपिक को कराते हैं तो ये टॉपिक स्टूडेंट्स को मुश्किल लगने लगता है, बट ऐसा है नहीं। आप अगले 10 मिनट में देखोगे कि रेजिस्टिविटी का वो फॉर्मूला मिलने वाला है जहां से आप रेजिस्टिविटी के नेचर के बारे में अपने कॉन्सिक्वेंसेस निकालेंगे। देखो इधर I इज इक्वल्स टू N, E और E, तो E स्क्वायर लिख लो इसको। ठीक है, N हो गया, E स्क्वायर हो गया। अब मैं लिख लेता हूं M बाय M भी हो गया। चलिए ठीक है, मैं लिख लेता हूं टाउ, M हो गया, टाउ हो गया, E इसको ब्रैकेट में डाल दिया है, E और A इंटू A। नाउ व्हाट इज E? E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं भूलना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस टॉपिक में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V, और लेंथ कितनी है? L, तो इट इज V/L। ये बार बार आ चुका है, V/L, या V इज इक्वल टू E इंटू L ना, तो वहां से आप E इज इक्वल टू V/L यहां पर सब्सटीट्यूट करा सकते हो। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो E की वैल्यू यहां पर सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, V/L, I इज इक्वल्स टू N E स्क्वायर टाउ अपॉन M। इन प्लेस ऑफ E I will write V/L,
V बाय L, L इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, V पोटेंशियल डिफरेंस लगा है L लेंथ पर, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट V बाय L से मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इनटू एरिया। चलो ठीक है, यहां तक आ गए हम लोग। अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो V को रखूंगा इधर ही, बाकी सब चीजें इधर लेकर जाता हूं I के पास, ठीक है ना। देखिए इधर I M नीचे है, ऊपर जाएगा अपॉन N E स्क्वायर टाउ, इसको एक ब्रैकेट में रखना है, रख लेंगे। L ऊपर जाएगा, A नीचे आएगा, L अपॉन A, इस ब्रैकेट को ये ला, इज इक्वल्स टू V को मैंने इधर ही रखना है। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन ओवर हेयर, दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन ओवर हेयर, कंपेयर इट विद ओम्स लॉ, कंपेयरिंग विद ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू I, और ये पूरा ब्रैकेट क्या हो गया R, दिस कंप्लीट ब्रैकेट इज रेजिस्टेंस इट मीन्स। और ध्यान से देखो कि अगर ये पूरा ब्रैकेट इस गिवन कंडक्टर के लिए तो कांस्टेंट फैक्टर है, देखो M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, हो सकता है आपको मेरी आंखों में नींद भी लग रही हो, तबीयत बहुत दिनों से खराब है ना, बट स्टिल आई एम मेकिंग वीडियोस। अभी रात के 4 बज रहे हैं और वीडियो बनाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पता नहीं कैसी दवाई डॉक्टर दे रहे हैं ना कि टाइम पे नींद नहीं आ रही है। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। देखो आई, ये आई रहा, वी ये वी रहा, ये रहा, तो ये पूरा ब्रैकेट क्या होगा आर होगा, दिस इज आर रेजिस्टेंस। तो हम देखो रेजिस्टेंस को देखते हैं यहाँ पर, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम गिवन कंडक्टर के लिए कांस्टेंट, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, टाउ रिलैक्सेशन टाइम गिवन कंडक्टर के लिए गिवन मटेरियल के लिए कांस्टेंट, एल लेंथ इस कंडक्टर की चेंज होनी नहीं, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस कंडक्टर का अब चेंज होना नहीं है। ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, वही कांस्टेंट है जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है ओम्स लॉ में। तो इट मींस यही रेजिस्टेंस है, इट मींस यही रेजिस्टेंस है। तो कंपेयर करा मैंने इसको आर से, तो वी गेट रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एज आर इज इक्वल्स टू ये पूरा ब्रैकेट एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल बाय ए। अब फिर ध्यान से देखो इस रिलेशन को, रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या कहते हो, व्हाट इज दिस ब्रैकेट नाउ, दिस ब्रैकेट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी फॉर दिस रिलेशन, रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी है। याद करो जब हमने आर के लिए लिखा था कि किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां से आपने फिर ये रिलेशन लिखा और यहां पर आया था एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रो, आपने बोला था कि ये रो रेजिस्टिविटी है और ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये चीज याद है ना। तो इट मींस अगर मैं इस रिलेशन से अब इसको कंपेयर कर लूं तो आई एम गेटिंग दैट ये पूरा ब्रैकेट रेजिस्टिविटी है, ये कुछ और है ही नहीं। तो इसको हम कंपेयर करेंगे। अब फिर से देखो, आगे बढ़ते हैं। कंपेयरिंग विद किसको, इस वाली इक्वेशन को। चलो इक्वेशन नंबर थोड़ा डाल दें, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 4 विद R is equals to rho L upon A, we get resistivity of the material of given conductor as, रेजिस्टिविटी हमें मिलने वाली है। अब देखो यहां पर ये रो, दिस रो
इज एक्चुअली दिस ब्रैकेट, तो रो इज इक्वल्स टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद रखनी है। दिस इज इक्वेशन नंबर 5, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 5। दिस इज द रिलेशन फॉर रेजिस्टिविटी, जो हमें नेचर ऑफ रेजिस्टिविटी समझाएगा, ये बताएगा हमें नेचर ऑफ रेजिस्टिविटी। इट मीन्स कि हमें वो फॉर्मूला मिल गया है जहां से हम रेजिस्टिविटी के नेचर के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तो अभी टाइम हो गया है, इस वीडियो को पॉज करेंगे और अभी यहां तक जो मैंने डेरिवेशन किया है इसको पहले आप नोट्स में अपने मेंटेन कर लो, इसको कॉपी कर लो, वीडियो को पॉज कर लो और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इस फॉर्मूले के ऊपर डिस्कशन करना बाकी है। आई होप आपने यहां तक कॉपी कर लिया है। चलो अभी क्या हुआ है इसको 1 मिनट में रिकैप कर लेते हैं। देखिए यहां पर दीज टू इक्वेशंस आर फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स, ये लेक्चर नंबर 6 से है, ये लेक्चर नंबर 7 से है। तो हमें क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ये वाली वैल्यू इस वाली रिलेशन में लगा देनी है। वी डी की जगह ई बाई एम इंटू टाउ लगाओगे तो ये आया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से आगे बढ़ना है वी इज इक्वल्स टू आई आर की तरफ, ओम्स लॉ की तरफ। तो इधर आई है ना, इधर तो आई रहने दो, इधर कहीं ना कहीं से वी ढूंढ के लाओ और बाकी सब चीज़ें इधर पहुँचा दो आई के पास, वो ही तो आर होगा। ये कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो धीरे धीरे एन लिखा, ई स्क्वायर लिखा, टाउ लिखा, नीचे से एम लिखा, ई और इंटू ए। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको आप पोटेंशियल ग्रेडियंट वी बाई एल बोल सकते हो, ठीक। अब देखो ध्यान से, v को यहाँ रोकूंगा, बाकी सबको इधर पहुंचाऊंगा ना, तो m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये वाला ब्रैकेट इधर आ चुका है। l नीचे है, a ऊपर, तो a नीचे गया, l ऊपर गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू v। तो i इज प्रोपोर्शनल टू v दिख रहा है ना आपको। एक्चुअली दिस ब्रैकेट इज अ कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट फॉर गिवन कंडक्टर। ये एक गिवन कंडक्टर के लिए कांस्टेंट क्वांटिटी है। देन आई कैन से दैट I इज प्रोपोर्शनल टू V, I V के प्रोपोर्शनल है। यही तो बोलता है ओम्स लॉ के करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स अंडर द कंडीशंस दैट टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट। अब वो टेम्परेचर या फिर बाकी के फिजिकल कंडीशंस कैसे कांस्टेंट रहेंगे वो भी देखते हैं अभी। देखो अब ये अगर कांस्टेंट है तो ओम्स लॉ में तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो इट मींस ये रेजिस्टेंस ही है। कंपेयर करा तो ये रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, इसको कंपेयर करो R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए से, तो ये वाला ब्रैकेट रो है, मतलब रेजिस्टिविटी है। तो फाइनली मुझे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला मिल गया है। अब मैं यहाँ पर इसको रब करूंगा और इस फॉर्मूले से आगे का जो डिस्कशन है वो देखना है कि कैसे होगा। तो इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम एक रिजल्ट तक आ चुके हैं और बीच में हमने ओम्स लॉ प्रूव भी किया है। वो जहां पर आपने लिखा है ना आई आर इज इक्वल्स टू वी, वहां पर आप लिख सकते हो सीधा सीधा ओम्स लॉ प्रूव्ड। अगर ओम्स लॉ प्रूव करने के लिए आता है तो इस तरीके से यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रूव ओम्स लॉ, ये क्वेश्चन अगर आया तो ऐसे ही यहाँ से स्टार्ट करो, वी डी की वैल्यू यहाँ लगाओ और जहाँ पर बन गया था आई इज इक्वल्स टू आई आर इज इक्वल्स टू वी, बस वहाँ पर लिख दो ओम्स लॉ प्रूव्ड, डन। तो चलो इन दोनों को सॉल्व किया तो आज हमें मिला रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, और इसको शायद आज हमने बोला है इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। नाउ व्हाट इज m? m इज मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। चलो इनको लिख लेते हैं, वापस से याद आ जाएंगे। m इज मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो कभी नहीं बदलेगा। आप पूरे यूनिवर्स में से कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन उठा लाओ, उसका मास तो सेम ही रहता है। एंड व्हाट इज E? E इज चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से ये भी कांस्टेंट रहता है, चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, ये भी कभी नहीं बदलेगा, ये भी कांस्टेंट ही रहना है। अब नेक्स्ट है हमारा n। नो व्हाट इज n? n है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसके अंदर कितने हैं? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम।
नाउ दिस नंबर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, तो इट मीन्स अलग अलग मटेरियल का n अलग अलग होगा तो उनकी रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी। यहां से ये क्लियर हो गया कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, ये तो बोलते थे ना हम रेजिस्टिविटी के लिए, तो ये चीज प्रूव हो गई। सिंस n is different for different materials, and as rho is inversely proportional to n, so we can say that resistivity of conductors depend on नेचर ऑफ मटेरियल। तो जो चीज हम डायरेक्टली बोलते थे कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, ये वो प्रूव हो गई। दिस इज द प्रूफ फॉर दैट। ओके, इसके आगे आप ये भी बोल सकते हो बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, तो जिसके जितने ज्यादा एन होंगे, मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे, उसकी रेजिस्टिविटी उतनी कम होगी, मतलब कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, वो गुड कंडक्टर होगा। तो इट मीन्स materials having large number of free electrons are good conductors, they are good conductors। और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं सिल्वर के पास, तो वो सबसे बढ़िया गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए है वो। ओके, लार्ज इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो स्मॉल इज इट्स रेजिस्टिविटी, उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, हेंस इट हैज लार्ज वैल्यू ऑफ conductivity, so it is a good conductor of electricity, it is a good conductor of electricity। यहां पर आप इसका रिवर्स भी लिख सकते हैं कि स्मॉल इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये स्मॉल होगा तो ये लार्ज होगा, लार्जर विल बी द रेजिस्टिविटी एंड द मटेरियल विल बी अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी लिख सकते हैं। सो एक चीज तो प्रूव हो गई हमारी, क्या, जो हम बोलते थे ना रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, वो यहां से निकल के आ गया इस रिलेशन से। अब दूसरा है रिलैक्सेशन टाइम। देखो m और e तो कांस्टेंट है, n और टाउ इन पे चल रही है सारी कहानी। अब रिलैक्सेशन टाइम, तो हमारा एक पहला फैक्टर तो ये था, ये दोनों फैक्टर्स तो कांस्टेंट हैं, दीज आर कांस्टेंट फैक्टर्स, इन पे तो कुछ नहीं होने वाला है ना, ये तो बदलेंगे ही नहीं। जब ये नहीं बदलेंगे तो इनसे रेजिस्टिविटी भी नहीं बदलेगी। अब एक फैक्टर हमने डिस्कस कर लिया है, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, उससे रेजिस्टिविटी का पता चलता है कि इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर दैट विल बी द रिलैक्सेशन टाइम। अगला फैक्टर क्या है, टाउ, जैसे आपने लिखा था ना n, अब मैं लिखूंगा टाउ, इट इज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन। एक फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन भी तो कर रहा होता है ना, आगे बढ़ते बढ़ते, तो वो रैंडम मोशन करेगा मतलब टकरा रहा होगा दूसरे इलेक्ट्रॉन्स से, एटम्स से, आयंस से, तो उन दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो टाइम लगता है उस टाइम के एवरेज को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ये सब चीजें हो चुकी हैं लास्ट लेक्चर्स में। अब ये रिलैक्सेशन टाइम का रिलेशन टेम्परेचर के साथ सोचना है आपको, कैसे निकलेगा। देखो मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया,
इसका डायरेक्ट इंपैक्ट किस पे जाएगा? थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे जाएगा, वो वेलोसिटी जिससे ये रैंडम मोशन कर रहे हैं। साइड में एक डायग्राम हो जाए जिसमें मैं रैंडम मोशन शो करूंगा। मान लो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इधर गया इधर गया इधर गया, ठीक है, यहां कोलाइड हुआ यहां कोलाइड हुआ। तो जिस स्पीड से ये रैंडम मोशन करते हैं उसको तो थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं ना। अब अगर टेम्परेचर बढ़ गया, ये थर्मल वेलोसिटी टेम्परेचर से आती है, जब तो इसका नाम थर्मल वेलोसिटी है। टेम्परेचर मतलब सराउंडिंग हीट से आती है, अपने एनवायरनमेंट से हीट लेकर ये स्पीड बढ़ जाती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली ये थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर थर्मल वेलोसिटी इंक्रीजेस। अब अगर थर्मल वेलोसिटी बढ़ गई है तो ये दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में जो पहले टाइम लगता था वो अब कम लगेगा, स्पीड बढ़ गई है ना। तो अगर मेरी स्पीड बढ़ गई यहां से आगे तक जाने की, मैंने स्पीड बढ़ा ली, तो अब यहां से यहां तक जाने में मुझे कम टाइम लगेगा ना। तो इट मींस रिलैक्सेशन टाइम कम हो चुका है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर गया। अब आ जाओ इस रिलेशन पे, सिंस रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, सिंस रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर गई है, जिसे हम बोलते थे डायरेक्टली कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल इट्स रेजिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन भी है और प्रूफ भी है। तो अगर आपसे बोला जाए कि कैसे एक्सप्लेन करोगे, बेटा लिखना चाहते हो तो आप धीरे धीरे सुनकर वीडियो को बीच में पॉज कर करके लिख भी सकते हो, है ना। देखिए ऐसे एक पैराग्राफ में या 2 लाइन में ऐसे लिख सकते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर thermal velocity of free electrons in it increases, due to which relaxation time of the free electron decreases. And since from the relation rho is equals to m upon ne square tau, we have rho is inversely proportional to tau. So we can say that if relaxation time will decrease, the resistivity will increase. So we can directly say that on increasing the temperature of the conductor, its resistivity increases, or on decreasing the temperature of the conductor, its resistivity will decrease. ये हमारे डिस्कशन कंप्लीट हो गए हैं, रीजन पूरा हो चुका कि आप जो बोलते थे ना रेजिस्टिविटी को, कि रटा हुआ था शायद बहुत सारे बच्चों को कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल। कैसे? ये प्रूव है आपके सामने, ये डिस्कशन ऑफ द रिजल्ट है इस फॉर्मूले से, है ना, इस n की वजह से। और आप बोलते थे कि रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, उसका एक्सप्लेनेशन कहाँ है? ये उसका एक्सप्लेनेशन है, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। तो दोनों चीजें एक्सप्लेन हो चुकी हैं, प्रूव हो चुकी हैं। अब हमारा एक रेजिस्टिविटी का लेक्चर था जिसमें हमने रेजिस्टिविटी के ग्राफ्स बनाए थे। रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर बनाया था और रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स बनाया था। वहां पर आपको रीजन भी दिया था कि क्यों रेजिस्टिविटी कंडक्टर की इंक्रीज करती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। और मैंने आपको बोला था कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आएगा दो लेक्चर के बाद में, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर क्यों इंक्रीज करती है, उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आ गया। और वहां पर यह भी बताया था कि सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर क्यों कम हो जाती है, यह भी मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा 2 लेक्चर्स के बाद। उसका भी टाइम आ चुका है, विद इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। चलिए, क्योंकि प्रॉमिस किया था उस लेक्चर में। यहां देखो, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ग्राफ ये था कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टिविटी कम होती जा रही है। नाउ फ्रॉम द सेम फॉर्मूला रो इज इक्वल्स टू m अपॉन ne स्क्वायर टाउ, इसी से एक्सप्लेन कर देंगे। क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हाँ, रिलैक्सेशन टाइम का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ऐसे ही चलेगा कि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। बट सेमीकंडक्टर्स में, फॉर सेमीकंडक्टर्स, ध्यान से सुन लो, फॉर सेमीकंडक्टर्स टेम्परेचर का इफेक्ट, मान लो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो टेम्परेचर का इफेक्ट सिर्फ रिलैक्सेशन टाइम पे नहीं होता। सेमीकंडक्टर्स के केसेस में इसका इफेक्ट नंबर ऑफ
चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम पर भी होता है। अब मैंने यहां पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोला, सेमीकंडक्टर के अंदर सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। सपोज ये कोई सेमीकंडक्टर है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और पॉजिटिव होल्स भी होते हैं। अब ये पॉजिटिव होल्स क्या है, उसके लिए आपको फिजिक्स सिलेबस क्लास 12 का जो है लास्ट लेक्चर का तो वेट, लास्ट चैप्टर का तो वेट करना पड़ेगा। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो चैप्टर है वहां पर थोड़ा सा डिटेल से होएगा ये। तो दो तरह के चार्ज कैरियर्स हैं। तो क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हाँ ये टाओ तो ऐसे ही बिहेव करेगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, लेकिन ज्यादा बड़ा इंपैक्ट टेम्परेचर इंक्रीज करने का नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम पर होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी कम हो जाती है और इस वाले इफेक्ट को ओवरकम कर जाती है। तो दैट इज व्हाई रेजिस्टिविटी आपको डिक्रीज करती हुई लगती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। ठीक, ये इसकी एक्सप्लेनेशन। दिस इज द एक्सप्लेनेशन व्हाई रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आज का लेक्चर हम यहां पर फिनिश करते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा है? आज के लेक्चर में बेटा हमने सीखा है नेचर ऑफ रेजिस्टिविटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से कैसे ओम्स लॉ को प्रूफ भी किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट था। अब यहां पर हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड लेक्चर्स चल रहे थे, ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर से कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। क्या मैं आपको उसका हिंट दूं कि हमें क्या स्टार्ट करना है? वी विल बी स्टार्टिंग विद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। सुनने से आपको लगेगा कि ये तो 10th क्लास में भी किया था, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, लेकिन अभी यहां पर 12th के लेवल पर चीजों को लेकर चलना है कि किस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेस का हमें अब अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।